हाय बच्चों, आज हम लोग किस लय बुक का 12 लेसन पढ़ेंगे। इसका बाकी लेसन हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे तो अभी वीडियो ज़रूर से देख ले। किस लय बुक जो बच्चा 10th क्लास में उर्दू पढ़ता है इसके लिए ये हिंदी का बुक होता है। 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी किस लय बुक से पूरे 100 नंबर का हिंदी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना और बिना स्किप किए पूरे वीडियो देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर टोटली चीज़ कर देना। आपको इस चैनल पे पूरे बुक का रीडिंग, प्रश्न अभ्यास और MCQ क्वेश्चन टोटली चीज़ मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हर वीडियो देख पाओ। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 12 लेसन का नाम है विक्रमशिला। अब हम लोग जानते हैं कि विक्रमशिला क्या है। तो विक्रमशिला एक निबंध है। अगर पूछा जाए कि विक्रमशिला क्या है तो बता देना कि विक्रमशिला एक निबंध है। और पूछा जाए कि विक्रमशिला के कवि कौन है तो विक्रमशिला के कवि जो है उसका शॉर्ट नेम है। तो हम शॉर्ट नेम बता दे रहे हैं। नेम का एक एक वर्ड पापूविस। तो आप लोग इतना याद रखना। अब हम लोग ये जो निबंध है इसका इंट्रो पढ़ते हैं। यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशील अतीत से परिचय कराता है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं 12 पाठ, ये जो विक्रमशिला है निबंध, तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस निबंध में बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की गौरवशील अतीत से परिचय होंगे। समझे? तो हम लोग निबंध पढ़ते हैं। मैं विक्रमशिला हूँ। मुझे भारत की असीमता का उभेग कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है, जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। आप लोग ये बात याद रखना कि आर्यभट्ट जो थे वे खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हुए और जो अतीश दीपंकर जो है वो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किए और लामा संप्रदाय की शुरुआत किए हैं। अगर पूछा जाए कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की तो आप लोग बता देना अतीश दीपंकर ने। और ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की तो आप लोग बता देना अतीश दीपंकर ने।
और अतीश दीपंकर ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार तिब्बत में किए हैं। ये भी बात याद रखना। आधुनिक भागलपुर जिला को प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन अंग महाजन पद के नाम से कौन सा जिला लोकप्रिय है, तो आप लोग बता देना भागलपुर। ये जो भागलपुर जिला है ये आधुनिक भागलपुर जिला जो प्राचीन अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय है। तो ये भी बात याद रखना, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और हाँ, आप लोग बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। आप ध्यान से देखोगे तो मेरी हर एक बात को बहुत आसानी से समझ पाओगे और आप समझ जाओगे, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही इजीली तरीके से लिख पाओगे। इसलिए बिना स्किप किए पूरे वीडियो ध्यान से देखना। के कहलवा थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पालवंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। अब पूछा जाए कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसका जो आविर्भाव किसके संरक्षण में हुआ, तो आप लोग बता देना प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ है। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्वान थे, जहाँ अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। और पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, तो आप लोग बता देना कि जो विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कुलपति वे हरिभद्र थे। तो आप ये भी बात याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांतिरक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांतिभद्र भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है कि हरिभद्र को और क्या कहा जाता था, तो हरिभद्र को शांतिभद्र भी कहा गया है। तो आप लोग ये भी बात याद रखना कि हरिभद्र को शांतिभद्र भी कहते हैं। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक
दर्शन और बौद्ध दर्शन के संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई थी। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहरों में शामिल है। दानशील, धैर्यवीर्य, ध्यान और प्रज्ञापारमिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। 10वीं-11वीं सदी तक मैं पूर्व एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। सम्यक ज्ञान दान परंपरा में मेरा कोई सानी नहीं था। मेरे परागण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थी को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा व शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, ताकि वे मेरे उच्चारदर्शों पर खरे उतर सके। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्य और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, संख्या, वैशेषिक, अध्यात्मक विद्या, ज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातत्व विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हूँ। पुरातात्विक खनन से मेरे प्राय सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। यहाँ 50 फीट ऊंचा एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में एक प्रधान चौत्य प्राप्त हुए हैं। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मृदा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एग्जाम में पूछा जाए कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कितने फीट भूमि में
प्राप्त हुई है। तो आप लोग बता देना कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा 4.5 फीट भूमि स्पर्श मृदा में प्राप्त हुई है। तो ये बात याद रखना कि 4.5 फीट भूमि स्पर्श में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये एग्जाम में बहुत दफा पूछा गया क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ दे। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। पद्मपाणि एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई है। एक सील का सत्यापन वीर वर्ष से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावना बढ़ती जा रही है। 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहाँ रह रहे हो उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या। वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। अब पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसके आक्रमण से हुआ, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश 13वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण के कारण हुआ है। ये पूछा भी गया है और ये पूछ भी सकता है। तो आप लोग इसे ध्यान से याद रखना। भरमवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हश्र हुआ। तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ में मेरे विद्यावंश का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। आप जब भी कभी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारे, ताकि मेरे सोए हुए अतीत करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। हम लोग पूरे ये जो निबंध था विक्रमशिला ये पूरे पढ़ चुके हैं। यहाँ लिखा है पावोविस, मतलब ये किसी अखबार से लिया गया निबंध है। तो आप लोग ये भी याद रखना। और हम लोग ये पूरा निबंध पढ़ लिए। आई होप ये निबंध जो भी पढ़े ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अब हम लोग इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसका शब्दार्थ बहुत ही ज़रूरी होता है आना। तो आप लोग शब्दार्थ भी याद रखना। अस्मिता, इज्जत, प्रतिष्ठा। अभेद, जिसे भेदा ना जा सके। कवच, शारीरिक सुरक्षा हेतु पहनने जाने वाली चीज। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। अतीत, बीता हुआ समय। महत्वपूर्ण, उपयोगी, सानिध्य, निकट। शरीके, समान की तरह। योगदान, देन। प्रसिद्ध, लोकप्रिय। विक्रमपूर्ण, साहसपूर्ण। शील, चरित्र, किंवदंती कहा जाता है। विहार, भ्रमण करना।
आविर्भाव, उदय, जन्म, प्रागन, आगन, समक्ष, सामने, समृद्ध, संपन्न, विशाल, बहुत बड़ा, पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई, म्यूजियम, संग्रहालय, उत्कृष्ट, उत्तम। हम लोग ये जो पाठ अभी पढ़े हैं 12 पाठ, इसका शब्दार्थ भी पढ़ लिए। अब बचा है प्रश्न अभ्यास। जो अभी पाठ पढ़े हैं विक्रमशिला निबंध, इसका प्रश्न अभ्यास बचा हुआ है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग वो नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।